हेलो गर्ल्स, मेरा नाम डॉक्टर सोनल देसाई है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग निष्णात डॉक्टर हूँ और आपके जैसे किशोरियों के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हूँ। तो सबसे पहले देखिए मेरे काम पे एक छोटी सी फिल्म। विकास, परिवर्तन। परिवर्तन जिंदगी का तरीका है। शरीर के विकास के साथ मन की उलझनी स्वाभाविक है। इस विषय पे बात करना आपको अजीब लग सकता है, परंतु ये स्वयं को सही रूप से समझने में मदद करता है। डॉक्टर सोनल देसाई एक ऐसी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड है जो किशोरियों को शारीरिक विकास की इस उम्र में उन्हें समझ देने में सहायक बनती है। गर्ल्स, आप सभी इस उम्र में दो तरह का ज्ञान प्राप्त करती है। एक तो यह जिसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है और दूसरा वो जो आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी बनाने में मदद करता है। आज मैं आपको तीसरे तरह का ज्ञान देने जा रही हूँ। यह ऐसा ज्ञान यानी कि नॉलेज है जो अच्छे अंक प्राप्त करने और पर्सनालिटी डेवलप करने में तो मदद करेगा ही, साथ ही आपको एक स्वस्थ, खुश और सुरक्षित जिंदगी यानी कि हेल्थी, हैप्पी एंड सेफ लाइफ जी सके ऐसी शक्ति प्राप्त करने में भी मदद करेगा। प्रश्न यह है कि यह कैसे? कल्पना करें कि आप एक रात को अकेले अंधेरे रास्ते पर जा रही है। चारों तरफ घोर अंधेरा होने के कारण आप जिस रास्ते पे चल रही है वह रास्ता भी आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगी? आप कैसे चलोगी? घबराते हुए, धीरे धीरे, तथा आपको ये डर भी रहता है कि आप सड़क पर पड़े पत्थर या गड्ढे के कारण कहीं गिर न जाए। आई एम श्योर कि इस तरह से अंधेरे में चलकर आप इस सफर का मजा तो नहीं ही ले सकेगी। लेकिन यदि मैं आपको हाथ में एक टॉर्च यानी कि फ्लैश लाइट दूं, तो इस टॉर्च की मदद से आप सही ढंग से रास्ता देख सकती है। सही है ना? अब आप किस तरह चलेंगी? आप एकदम कॉन्फिडेंस से चलेगी, तेजी से चलेंगी और सबसे जरूरी बात है कि आप जिम्मेदारी से चलेगी, जिससे रास्ते में गड्ढा या पत्थर हो तो आप उसके साइड से निकल के बिना अटके आगे बढ़ जाएगी। गर्ल्स, आप सभी अपने जीवन के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि तरुणावस्था यानी कि एडोलेसेंस के रास्ते पे चल रही है और आपके पास आपकी स्वास्थ्य और लैंगिकता यानी कि हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी के संबंध में वैज्ञानिक और सही जानकारी नहीं होने के कारण यह मार्ग भी अंधकार भरा है। आज मैं आपके हाथ में एक टॉर्च यानी कि अहम जानकारी यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। एक ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी कि जो आपको इस अंधकार भरे और उबड़-खाबड़ रास्ते पर आत्मविश्वास और जवाबदारी पूर्वक चलने में मदद करेगी। गर्ल्स, एक वुमन तथा एक स्त्री रोग निष्णात यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में मैं जानती हूँ कि आपकी उम्र में सही और वैज्ञानिक जानकारी होना कितना जरूरी है। लेकिन स्वास्थ्य और लैंगिकता यानी कि हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आधारभूत बातें समझाना चाहूंगी। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के 10 से 19 वर्ष की उम्र किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस कहलाती है। आपको इस उम्र में ये जानकारी की जरूरत क्यों है? क्योंकि यह वह उम्र है जब शरीर में व्यापक बदलाव यानी कि मेजर चेंजेस आते हैं। यह एक ऐसा समय है जब एक मुक्त बेफिक्र बालक एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। दूसरी तरह से देखें तो यह लड़की की अनजानी राह है जिस पर चल के एक बालिका पूर्ण विकसित महिला बनती है। और गर्ल्स, आप सभी इसी अनजान रास्ते पर चल रही हो,
जब आप आपके शरीर में हो रहे व्यापक बदलाव को देख सकती हो, महसूस कर सकती हो, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आप ये सभी सवालों के जवाब कहाँ से पाओगे? कोई मित्र या रिश्तेदार, अखबार, मैगजीन या फिल्म से, या फिर इंटरनेट से? यह सभी आपको जानकारी जरूर देंगे, लेकिन क्या ये आपके लिए जरूरी संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी होगी? यूजुअली जो जानकारी आप इन सभी स्रोतों से प्राप्त करते हैं वह अधूरी होती है तथा ज्यादातर समय अवैज्ञानिक। कई बार सही में यह आपको मदद करने से ज्यादा हानि पहुंचाता है। हाल ही एक सर्वे में मुंबई स्थित 4 डॉक्टर ने पाया कि 61% किशोरियों को अपने सेक्सुअल हेल्थ यानी कि यौन स्वास्थ्य के लिए काफी कम जागरूकता यानी कि कम अवेयरनेस है। इससे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि सिर्फ 40% से कम लड़कियां अपने लैंगिकता और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी संबंधी समस्याएं अपने दोस्त या डॉक्टर से डिस्कस करती है। यह स्टडी बताता है कि लड़कियों को इन विषयों पर जानकारी का स्रोत इंटरनेट, पोर्नोग्राफिक फिल्में, मैगजीन तथा हिंदी फिल्में होती है। 20% लड़कियों को पता ही नहीं था कि बलात्कार एक अपराध है। गर्ल्स, क्या यह संख्या चौंकाने वाली नहीं है? इसलिए आपको सही उम्र में सही जानकारी, मतलब कि द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट एज मिलनी जरूरी है। तो चलो आज हम सभी जरूरी वैज्ञानिक जानकारी ले। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग नंबर 1 किशोरावस्था दौरान हो रहे शारीरिक बदलाव, मासिक चक्र यानी कि मेंसेस यानी कि पीरियड्स का विज्ञान और इसके प्रबंधन यानी कि कैसे मैनेज करना। नंबर 3 साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोयन बदलाव। नंबर 4 प्रेगनेंसी ठहरने का विज्ञान और उसके परिणाम। नंबर 5 सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन शोषण को कैसे रोकना। नंबर 6 थोड़ी जानकारी गर्भपात और गर्भनिरोधक साधनों के बारे में, आहार और पोषण, व्यायाम और फिटनेस, तथा लास्ट में किशोरावस्था में लगाने की जरूरी टीका यानी कि वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी काफी इंटरेस्टिंग है तथा यह आगे आपकी जिंदगी में काफी उपयोगी रहेगी। तो आप ये प्रेजेंटेशन शांति से और खुले दिमाग से देखें और समझें। सबसे पहले हम अपने भौतिक शरीर को समझते हैं। हमारा शरीर विभिन्न तंत्र यानी कि सिस्टम जैसे परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि से बना हुआ है। प्रत्येक तंत्र यानी कि सिस्टम विभिन्न अंगों से बनता है। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य है तथा प्रत्येक की शरीर में एक विशिष्ट जगह है। आप ये जो देख रहे हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र है। यह तंत्र यानी कि सिस्टम हृदय और रक्त नालिकाओं से बना होता है। हृदय एक विशिष्ट प्रकार की कार्डियक मांसपेशियों से बनता है जो पंप की तरह कार्य करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कार्य है पूरे शरीर में रक्त का संचरण यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करना। हृदय सीने में फिट होता है तथा रक्त नलिकाएं पूरे शरीर में होती है। यह पाचन तंत्र है। यह अन्न नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत से बना होता है। इस तंत्र के ज्यादातर हिस्से एब्डोमेन यानी कि पेट में होते हैं। पाचन तंत्र का कार्य है वेरी सिंपल, भोजन पचाना। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण तंत्र है स्त्री प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह पेट के सबसे निचले हिस्से में स्थित है जिसे पेडू या पेल्विस कहते हैं। प्रजनन तंत्र के पार्ट से गर्भाशय जो स्मूथ मसल से बना होता है तथा इसमें विस्तार करने की यानी कि एक्सपांड करने की क्षमता होती है। सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का सबसे निचला पतला हिस्सा। दाईं और बाईं यानी कि लेफ्ट एंड राइट ओवरीज। दाईं और बाईं फैलोपियन ट्यूब्स। गर्भाशय को शरीर के बाहरी हिस्से से जोड़ती हुई ट्यूब जैसी मस्कुलर संरचना जिसको योनि मार्ग और इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। प्रजनन तंत्र का कार्य क्या होता है? जैसे पाचन तंत्र का कार्य है भोजन को पचाना, इसी तरह प्रजनन तंत्र का कार्य है प्रजनन।
प्रजनन का मतलब अपने जैसा नया बालक जन्म देना। इस काम के लिए शरीर का जो तंत्र यानी कि सिस्टम काम करता है, इसे हमें प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब जब आप शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों यानी कि अवयवों की जानकारी प्राप्त की है, तो अब आपके लिए किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में जानना सरल हो जाएगा। इस उम्र में आपके शरीर में अधिकांश बदलाव बाहरी होते हैं, मतलब जिसे देखा जा सकता है, जैसे कि उम्र के साथ साथ ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि स्तन का विकास होना, एक्सिलरी यानी कि बगल और प्यूबिक हेयर का विकास होना, कील मुंह से निकलना तथा योनि मार्ग से स्राव निकलना। इसके साथ साथ आंतरिक बदलाव भी होते हैं जो बाहर दिखते नहीं है, लेकिन शरीर में इसके असर का अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि अंडाशय का कार्यरत होना, अंडबीज निकलना तथा मासिक की शुरुआत होना। इस बारे में अगले स्लाइड्स में हम विस्तार से देखेंगे। गर्ल्स, आप सभी प्रकार के बदलावों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बदलाव किस तरह होते हैं, किस कारण होते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये समझे। यह एक मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन है। मस्तिष्क के केंद्र में एक महत्व की ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है विभिन्न हार्मोन्स पैदा करना। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रसायन यानी कि केमिकल सब्सटेंस है जो ग्रंथि में उत्पन्न होता है और तुरंत रक्त के साथ मिलता है और रक्त के साथ मिलकर निर्धारित अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, जहां यह अपना कार्य करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में कुछ महत्व के हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और एसीटीएच जन्म से ही पैदा होते हैं। एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 8 या 9 वर्ष की उम्र में स्राव होना शुरू होता है। आपको हार्मोन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके शरीर पर क्या असर पड़ते हैं ये समझे। यह एफएसएच और एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से पैदा होने के बाद तुरंत रक्त के साथ मिलकर निर्धारित अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन अंडाशय तक पहुंचते हैं। इसके असर से अंडाशय से दूसरे 2 हार्मोन पैदा होते हैं। इनके नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से पिट्यूटरी तथा सेक्स हार्मोन के संयुक्त प्रभाव से सभी बाहरी तथा आंतरिक शारीरिक और साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोयौन बदलाव होते हैं। फिर से देखें, बाहरी बदलाव जैसे कि ऊंचाई और वजन में वृद्धि होगी, स्तन का विकास होगा। यह विकास 10 या 11 वर्ष की उम्र में शुरू होता है तथा इसे पूरे होने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स यानी कि जननांग अंगों पर बालों की वृद्धि होगी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हो कि स्त्री के बाहरी जननांग अंग यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स क्या होते हैं? बाहरी जननांग अंग में योनि मार्ग का द्वार मतलब वजाइनल ओपनिंग, मूत्र द्वार यानी यूरिनरी ओपनिंग के जहाँ से मूत्र निकलता है, क्लाइटोरिस जो एक छोटा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, और यह सभी को ढकते हुए पैड जैसे 2 मसल्स। गर्ल्स, बाहरी यानी कि दिखने वाले बदलाव के बाद आंतरिक बदलाव जो दिखते नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में जानकारी लें। यहाँ दाई और बाई यानी कि राइट एंड लेफ्ट अंडाशय है। अंडाशय में अंडबीज यानी कि फीमेल एग्स संग्रहित रहते हैं। जन्म के समय लगभग 10 लाख अंडबीज अंडाशय में स्टोर होते हैं। ये सभी प्राथमिक और अपरिपूर्ण रूप में होते हैं। किशोरावस्था में पहुंचने पर यह संख्या घटकर 4 लाख जितनी होती है। इससे पहले हमने देखा कि 8 या 9 वर्ष की उम्र में अंडाशय में ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन बनना आरंभ होता है और वो तुरंत रक्त से मिल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे रक्त में उनका लेवल बढ़ता है। लगभग 12 वर्ष की उम्र के आसपास यह हार्मोन क्रिटिकल लेवल यानी कि इफेक्टिव लेवल यानी कि
प्रभावी स्तर पर पहुंचते हैं। तब अंडाशय में से एक स्त्री बीज का चयन यानी कि सिलेक्ट होता है। ये सिलेक्ट हुआ स्त्री बीज धीरे धीरे बढ़ता है और परिपक्व होता है। 14वें दिन ये अंडाशय से निकलता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह निकला हुआ स्त्री बीज तुरंत फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। फैलोपियन ट्यूब में यदि पुरुष बीज यानी कि स्पर्म उपलब्ध है तब स्त्री बीज सिर्फ एक पुरुष बीज द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन यदि पुरुष बीज नहीं हो तब स्त्री बीज फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है और गर्भाशय में दाखिल हो जाता है। स्त्री बीज सिलेक्ट होने के समय से जब ये गर्भाशय में प्रवेश करता है, ये समय तक हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की आंतरिक दीवार मतलब इनर वॉल में थोड़ा बदलाव आता है। ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इस दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। इसमें साथ साथ इसके नीचे जो रक्त नलिकाओं और ग्रंथि है उसकी साइज में भी वृद्धि होती है। गर्ल्स, अब सबसे अहम बात, मासिक कैसे शुरू होता है ये समझिए। गर्भाशय के अंदर की थिक दीवार यानी कि लाइनिंग को टिकाए रखने के लिए हार्मोन का स्तर काफी ज्यादा चाहिए। अब 28वें दिन के आसपास यह स्तर गिरना आरंभ हो जाता है। इससे गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटने लगती है और इससे रक्त निकलना आरंभ हो जाता है। यह रक्त धीरे धीरे गर्भाशय से और बाद में योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसको हम मासिक स्राव यानी कि मेंसेस यानी कि पीरियड्स की शुरुआत कहते हैं। पूरी लाइनिंग को बाहर आने में 5 से 7 दिन लगते हैं, इसीलिए मासिक 5 से 7 दिनों तक चलता है। अगले महीने सेम प्रोसेस फिर से होती है। हार्मोन के प्रभाव से अन्य एक स्त्री बीज चयनित होकर बढ़ता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन प्रोसेस से अंडाशय से बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। यदि यह फर्टिलाइज नहीं होता है तब यह गर्भाशय में प्रवेश करता है और 28वें दिन फिर से आंतरिक दीवार टूटना आरंभ हो जाता है और रक्त बाहर निकलता है। इसी प्रकार मासिक हर महीने आता है। आप क्या सोचते हैं किस उम्र तक इस प्रकार मासिक चक्र चलता रहेगा? मासिक मेनोपॉज यानी कि 48 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इसके बाद ये बंद हो जाता है। यह क्यों रुकता है? क्योंकि इस समय तक अंडाशय से सभी स्त्री बीज उपयोग कर लिए होते हैं। यहाँ पर मैं आपको मासिक के बारे में जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। मेनार्की, पहली बार के मासिक चक्र को मेनार्की कहते हैं। यह 9 से 16 वर्ष के दौरान कभी भी शुरू होता है। यदि मेंसेस 16 वर्ष की उम्र तक आरंभ नहीं होता है तब किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सामान्य तौर पर 2 मासिक के बीच 21 से 35 दिनों का अंतराल होता है और यह 3 से 5 दिन और अधिकतम 7 दिनों तक चलता है। गर्ल्स, लेकिन आप सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि मासिक का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। आपके लिए सबसे अहम बात है कि आपको साफ सुथरा रहना है। इसके लिए कई लड़कियां सैनिटरी नैपकिन उपयोग करती है, कई सूखे कपड़े उपयोग करती है। आप सैनिटरी टेम्पून या मेंस्ट्रुअल कप का भी उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नैपकिन, कपड़ा या टेम्पून प्रत्येक 6 से 8 घंटे में पूरी तरह उपयोग में नहीं लिया गया हो तो भी बदल दे, क्योंकि इस पर ब्लड और अन्य स्राव रहते हैं। ब्लड बैक्टीरिया और जीवाणुओं की वृद्धि का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप सैनिटरी वेयर को समय से नहीं बदलोगे तो इससे योनि मार्ग तथा मूत्राशय के इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने की संभावना होती है। उपयोग में लिए गए पैड को कैसे डिस्पोज करें? उपयोग किए गए पैड को न्यूज़पेपर में रखकर इसे निर्दिष्ट डस्टबिन में डालना जरूरी है। इसे यहाँ तहाँ मत रखें। यदि आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे सीधे सूर्य की रोशनी में सुखाया जाए, जिससे बैक्टीरिया और जीवाणुओं का नाश होता है। जब भी आप वॉशरूम जाए तब जननांग अंगों को पानी से साफ करें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कई लड़कियों को पीरियड्स आरंभ होने के कुछ दिन पहले थोड़ी परेशानी होती है, जिससे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है।
इसमें पेट में दर्द होना, पैरों की नसों में ऐंठन, स्तन में भार लगना, सर दर्द, मूड में बदलाव, पेट फूलना जैसी सामान्य तकलीफ हो सकती है। सामान्य तौर पर पौष्टिक आहार तथा नियमित व्यायाम से मासिक से पूर्व की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यदि इसके कारण आपके रोजाना जीवन पर असर हो रहा है तब आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। गर्ल्स, मासिक चक्र एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके साथ काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस यानी कि गलत अवधारणाएं जुड़ी है। आप एक शॉर्ट फिल्म देखें जिसमें यह देखें कि आपकी उम्र के लोग पीरियड्स के बारे में क्या सोचते हैं। Menstrual cycle, in every month the girl gets for 4 days the girl is not allowed to go to kitchen or something like that. No idea. Menstrual cycle is basically the cycle which comes to the girls every month, which we usually call as a period cycle. I have no idea regarding that. પીરિયડ્સ મીન્સ કે એક બાયોલોજિકલ પ્રોસેસ છે જેમાં કોઈ પણ સ્ત્રીએ મહિનાના 5 દિવસ અને બ્લીડિંગ થાય. It is like in a good thing we can say that as we consume many things and we have a circulation of blood in our body, within this 3 to 4 days good amount of bad blood or impure blood comes out, and which is a good thing in one sense. We have our body clean and healthy. बेसिकली ये वुमन में होता है, मतलब जो हर महीने में मंथली आता है, जो बस इतना ही मुझे मालूम है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। Natural process in which the bad things are all removed from the bodies after this cycle, and again it's on and on and on. Okay, during periods in our family it is like that we should not go in a kitchen till 3 days, and we should not touch the bed, sofas or anything, even clothes, cupboards, anything like that. Like in kitchens, the places where gods are situated, the rooms in where frames of gods, clothes, cupboards, beds, these are not allowed to touch. Sit like aside in a corner, don't touch anything, and look what they gives, eat that, that's it. We are not allowed to touch anywhere, not even on our beds and everywhere. कहीं पे भी हम लोग अलाउड नहीं है टच करने के लिए. वी आर प्रोवाइडेड फूड, हम लोग खुद जाके नहीं ले सकते इवन इफ वी वांट. I haven't seen any restrictions at my house against any of my women present in my house. In my family, we are not given no restrictions are posed to us. Just that we are not allowed to enter the mandir room. That's it. The common thing which I have noticed that the girls regarding periods, they are not allowed to go to the temples. लाइक हम किचन में नहीं जा सकते, कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकते, ज़मीन पे सोना, कपड़े खुद के खुद धोना, खाया जो चीज़ टच की है मैंने वो सब वो लोग इम्प्योर गिनते हैं, तो मुझे वो धो के उनको वापस देना पड़ता है. सो मेरे घर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. We are not allowed to touch bed, we are not allowed to go in kitchen, we are everywhere where is things of God we are not allowed, even clothes we are not allowed to touch. It's like just to sit for 3 days in a place where there is nothing. Exactly, they are given different chairs, they are given different bed sheets, different pillow, everything is different for them during that cycle. We don't know why. Even if we want to take keys from them, they throw us like this, which we are not allowed to touch the keys. We don't know what's going to happen if we touch like this for that period. But we are just set to do such, so we do such. तो आप सभी ने देखा कि मासिक की इस प्रक्रिया को लेकर लड़कियां कितनी अनजान है. हमने लोगों को यह कहते भी देखा कि लोग मासिक के समय को अशुभ मानते हैं. आज मुझे आपको मासिक की इस गलत अवधारणाएं यानी कि मिथ से मुक्त करना है. इसीलिए जब आप अगली बार किसी को पीरियड्स के बारे में मिथ्स फैलाते हुए सुने तब आप उससे सही ज्ञान और वैज्ञानिक तरीके से समझाएं. जैसे कि मासिक में आने वाला रक्त गंदा होता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि मासिक का रक्त सामान्य रक्त ही होता है जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटने से निकलता है. भोजन के बारे में मिथ यह है कि
खट्टा भोजन खाने से मासिक बहना और ज्यादा हो जाता है, पर सच्चाई तो यह है कि खट्टे भोजन को रक्त बहने से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली आपको हेल्दी फूड यानी कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना जरूरी है। व्यायाम के बारे में मिथ यह है कि पीरियड्स के दौरान आराम करना चाहिए और आपको कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। वास्तव में व्यायाम से आपकी मसल्स में रक्त का संचरण बढ़ता है तथा ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन स्राव यानी कि सिक्रेट होता है जो पेडों के दर्द को कम करता है। कई समाज में मासिक के दौरान लड़कियों को अशुद्ध माना जाता है। हमने विस्तृत रूप से मासिक चक्र के साइंस को समझा और हम यह देख सकते हैं कि यह पूरी तरह गलत है कि लड़कियां मासिक स्राव के दौरान अशुद्ध होती है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रत्येक लड़कियों के साथ होता है। इसलिए यह सही नहीं है कि मासिक के दौरान लड़कियां अशुद्ध होती है या फिर रक्त गंदा होता है। कोई लड़की पीरियड्स में है मतलब वह एक सामान्य प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया से गुजर रही होती है और उसे साफ सुथरा रहना चाहिए। अब तक आपने शरीर तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में जाना। हमने मासिक के विज्ञान तथा इसके प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। अब हम साइकोसेक्सुअल चेंजेस यानी कि मनोयौन बदलाव और एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी यानी कि लैंगिकता की अभिव्यक्ति की बात करेंगे। गर्ल्स, किशोरावस्था के दौरान सबसे अहम परिवर्तन है साइकोसेक्सुअल चेंजेस। इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद तथ्य और विश्वास पूर्वक यानी कि ट्रू एंड रिलायबल जानकारी पाना काफी परेशानी वाला काम है। आज के तकनीक के युग में इंटरनेट से किसी भी विषय की जानकारी आसान है, लेकिन यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको इंटरनेट से भी सही ढंग से जानकारी मिलने में परेशानी होगी। आप वीडियो में देखें कि यंगस्टर्स का यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन और उसकी जरूरियात के बारे में क्या सोचना है। Yes, normally people think it is a taboo word because generally if we use this word in public then most of people will think as a cheap impression on us. So yeah, it is a taboo word. Sex is not a taboo word, but accordingly we have learned that it's like a गाली. It is said like कि हम मानते हैं उसे ऐसे कि कोई भी बोलेगा oh you said this word, but if anyone will take it in a positive way, it is not a taboo word. બિલકુલ નહીં, ઇટ્સ અ નોર્મલ વર્ડ. આપણને ગંદો બનાવી દીધો છે બિકોઝ આપણે એને ગંદી રીતે જ જોઈએ છીએ. Yeah, for outer world it is. मैंने एक्चुअली इस बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, ओके, बट आई थिंक कि एक सोसाइटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है और लोग रेडी नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। मैं समझता हूँ ऐसे थोड़े पार्ट्स में टैबू है और थोड़े पार्ट्स में ये शायद मिसकंसेप्चुअल बोल सकते हैं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग कि सेक्स वर्ड को अलग तरीके से लिया जाता है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। नो, आई हैव नो आइडिया जनरली। Internet. Books and Google, newspaper. Books, library books, novels, even newspaper, Google, internet. ફ્રેન્ડ્સ સાથે કોઈ ડિસ્કસ કરીને પેરેન્ટ્સ સાથે અને ગૂગલ કરીને ખબર પડી જાય. It's a social networking sites we can get from that. YouTube, medias, from our parents especially. If they share something with us, it is more advisable. Google gives you everything. Google it. इंटरनेट मोस्टली ઇન્ટરનેટ. Yeah, it should be a part of education. But normally colleges, schools,
don't take it in a brief way because they think that what the students will think about that. But I think they should be taught in detail so that they can know, because normally after the age of 18 and 16, the normally boys and girls comes in that situation when they have intimacy with each other, but then they should be taught in a detailed way so that they have the knowledge of that properly and don't misuse of that. હા, મને લાગે છે કે એ રાખવું જરૂરી છે. यस, हाँ होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी अगर एज में अगर बच्चे को अवेयर किया जाए तो काफ़ी जो सेक्सुअल कैलेमिटीज़ होती है वो अवॉइड हो सकती है. No, it should not be a part of syllabus, but students must be made aware every year for that. I think it should be part of school or colleges. Yes, according to me, it should be a part of a syllabus, so everyone will not think it as a question mark or a inverted comma like ki, oh you said this word. Everyone will take it in a normal way, and according to me, if it will be a course, it will be a good thing to know for everyone. Yes, definitely. जैसे मुझे आइडिया नहीं था तो वैसे बाकी लोगों को भी नहीं होगा. ઓબ્વિયસલી હોવો જોઈએ, બિકોઝ એનાથી ઘણા બધા ક્રાઇમ થતાં રોકાઈ શકાય. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે જેટલા પણ ક્રાઇમ થઈ રહ્યા છે સેક્સને રિલેટેડ, એટલા માટે નથી થઈ રહ્યા કે લોકોને વધારે ઇન્ફોર્મેશન છે એની, એટલા માટે થઈ રહ્યા છે કે એ લોકોને પૂરતી પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન નથી હોતી. Yes, it should be. It is necessary. Because if we are not aware about this, suppose I am not aware about it, something it happens and I am not aware about it. It's maybe bad for me. हाँ, अब मेरे ख्याल से अभी जो इरा है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से होना चाहिए. हाँ, होना चाहिए. Yes, definitely it should be a part of our school or college education. Yeah, sex education should be a part of our vocational learning. It should be. बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है कि कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सेक्स एजुकेशन गर्ल्स के लिए मेनली. Yes, definitely it should be a part of the school or colleges. जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे यहाँ 21वीं शताब्दी में भी सेक्स के बारे में बात करते हुए लोगों को शर्म आती है. यही कारण है कि मैं आप सबको इस संबंध में सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी देना चाहती हूँ. इस वैज्ञानिक जानकारी से आप सेक्सुअलिटी यानी कि लैंगिकता को लेकर सभी प्रकार के डर, पश्चाताप तथा शर्म भाव से मुक्त हो जाए. ज्यादातर समाज में सेक्स या लैंगिकता जैसे शब्दों को शर्म, डर और दोष भाव से जोड़ दिया गया है. इस शब्दों के साथ का ये अर्थ आपके जन्म से पहले जुड़े हैं. मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी अनुचित बातों को हटाएं तथा इसे वैज्ञानिक रूप से समझें. आप में आत्मविश्वास आ जाए और आप एक लड़की हो इस बात को समझते हुए जिम्मेदारी पूर्वक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाए. हम इसे जिम्मेदार यौन व्यवहार यानी कि रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं. आप इतने सशक्त हो जाए कि आप खुद यौन प्रताड़ना यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट को रोक सके तथा खुद को सुरक्षित रख सके. आप सेक्सुअलिटी के बारे में सकारात्मक तथा जिम्मेदार यानी कि पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल विचार कर सके. अब हम सेक्सुअलिटी रिलेटेड बदलाव को देखें. सेक्सुअलिटी रिलेटेड यानी कि लैंगिकता से संबंधित सभी बदलाव सेक्स ड्राइव के विकास से जुड़े हुए हैं. तो प्रश्न यह उठता है कि सेक्स ड्राइव क्या है और यह कैसे विकसित होता है. हम समझे, हर एक मानव को दो तरह की मूलभूत जरूरतें होती है. एक है सर्वाइवल यानी कि अपने आप को जीवित यानी कि जिंदा रखना, और दूसरा है मानव जाति को जीवित रखना. ये मूलभूत जरूरतों की परिपूर्ति करने के लिए शरीर में बेसिक रिफ्लेक्सेस है. रिफ्लेक्सेस यानी वैसे कार्य जो अपने आप होते हैं, उसके लिए कुछ सोचना या करना नहीं पड़ता. तो सर्वाइवल के लिए बेसिक रिफ्लेक्सेस है भूख, नींद और खुद की रक्षा. समय होता है तब भूख लग जाती है, थकान हो तब नींद आ जाती है, और खुद पे मुसीबत आने पे खुद को बचाने की पोजीशन में अपने आप आ जाते हैं. इसी तरह मानव जाति को बचाए रखने के लिए जरूरी है प्रजनन,
और प्रजनन के लिए बेसिक रिफ्लेक्स है सेक्स ड्राइव। इसी तरह सेक्स ड्राइव एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। तो अब हम देखें सेक्स ड्राइव कैसे विकसित होता है। सेक्स ड्राइव का विकास सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से होता है। जैसा मैंने पहले बताया, सेक्स हार्मोन 8 से 9 वर्ष की उम्र में सिक्रिट यानी कि स्राव होना आरंभ हो जाता है। सेक्स ड्राइव भी इसी उम्र में धीरे धीरे विकसित होना आरंभ होता है और उम्र के साथ साथ परिपक्व यानी कि मैच्योर होता है। शरीर में प्रत्येक प्रक्रिया की तरह सेक्स ड्राइव का भी विशिष्ट कार्य है। लघुकाल में ये सेक्सुअल नीड यानी कि यौन जरूरतों को संतोष देता है। दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म कार्य है, मानव जाति के संरक्षण का कारण बनता है, प्यार की क्षमता को बढ़ाता है और स्त्री और पुरुष के दीर्घकालीन संबंध को बढ़ावा देता है। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह सेक्स ड्राइव का कोई स्थित जगह नहीं होता है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस होता है। जैसे विपरीत लिंग के लोगों यानी कि इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स के साथ आकर्षण होना, घनिष्ठ संवेदनशील संबंधों की जरूरत होना और सेक्सुअल एक्ट की इच्छा और जरूरत को पूरी करना यानी कि नीड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। गर्ल्स में यह जानती हूँ कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, यह बात या जानकारी आपने किसी और के साथ चर्चा नहीं की होगी। यदि आप कोई मैथ्स प्रॉब्लम यानी कि गणित की समस्या नहीं समझते हैं तो आप क्या करोगे? आप अपने टीचर से पूछोगे। इसी तरह जब सेक्सुअल ड्राइव, शारीरिक बदलाव या आपके शरीर के बारे में अगर कोई सवाल है तो आपको शर्म महसूस नहीं करनी है। टीचर अपनी माता या अपने बड़ों से बात करे जो आपको इसकी सही जानकारी दे सके, इसके बारे में जाने। जिस दिन से आप इस बारे में बात करना शुरू कर देंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो अब तक हमने जो सेक्स ड्राइव की साइंटिफिक बात की, तो आपका क्या मानना है कि सेक्स ड्राइव का विकास कुछ गलत बात है? नहीं, ये हर एक मानव में विकास होता है। यह जिंदगी का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन से अपने आप को या किसी और को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रत्येक निर्णय आवेग से नहीं, लेकिन सजगता से अपनी चॉइस यानी कि विकल्प से लेना चाहिए। इसको हम रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि जिम्मेदार यौन व्यवहार कहते हैं। लड़कों और लड़कियों के सेक्स ड्राइव के अभिव्यक्ति में कुछ भेद होता है। बॉयज को हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण शारीरिक सेक्सुअल अभिव्यक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जबकि गर्ल्स को इमोशंस और रोमांटिक अभिव्यक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। गर्ल्स इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। आप जब ये बात समझ लेते हो तब कुछ स्थितियों को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। हमने किशोरावस्था में होने वाले सेक्सुअलिटी रिलेटेड बदलाव को साइंटिफिकली समझा। इसको ध्यान में रखकर अब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स का साइंस और उसके परिणाम की बात करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं। स्त्रियों का योनि मार्ग उत्सर्जन यानी कि सिक्रेशन की वजह से चिकनी हो जाती है और पुरुषों का एक्सटर्नल ऑर्गन उत्तेजित यानी कि इरेक्ट हो जाता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, जहां पीनिस स्त्री के योनि मार्ग में दाखिल होता है। अल्टीमेटली ये क्रिया का उद्देश्य है प्रजनन का, परंतु मनुष्य सिर्फ प्रजनन के लिए ही सेक्सुअल एक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखता। इसमें कुछ गलत नहीं है। आनंद मिलना ये प्रजनन को बढ़ावा देने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए अन्य सभी क्रियाओं की तरह इस प्रक्रिया के भी परिणाम होते हैं, जैसे कि इससे चाही या अनचाही प्रेगनेंसी रह सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। कुछ लड़कियों को शादी से पहले बिना सोचे समझे किया हुआ सेक्स
दोष की भावना या भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए इन सभी परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह आनंददायक क्रिया आवेग के साथ नहीं बल्कि हमेशा सोच विचार कर करनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि गर्भ कैसे ठहरता है, यानी कि हाउ प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस? आइए हम इसको वैज्ञानिक रूप से देखें। सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंत में पुरुष के ऑर्गन से एक प्रवाही निकलता है जिसे हम सीमेन कहते हैं। इस सीमेन में लाखों पुरुष बीज यानी कि स्पर्म होते हैं। ये पुरुष बीज योनि मार्ग से गर्भाशय और ऊपर की ओर गति करते हैं और थोड़े घंटों के बाद फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। इस समय यदि स्त्री बीज ट्यूब में रहता है तो यह सिर्फ एक पुरुष बीज से ही निषेचित यानी कि फर्टिलाइज होता है। इसके बाद फर्टिलाइज स्त्री बीज फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है तथा बाद में ये गर्भाशय में प्रवेश करता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी कि इनर वॉल हार्मोन के असर से थिक हो जाती है, तो बाद में ये फर्टिलाइज फीमेल एग यानी कि स्त्री बीज गर्भाशय की ये अंदर की दीवार से जुड़ जाता है तथा ये ग्रंथि से प्रारंभिक पोषण प्राप्त करता है। यह फर्टिलाइज स्त्री बीज 9 महीने के अंतराल में कंप्लीट बच्चे के रूप में विकसित होता है। क्या ये बच्चा लड़का होगा या लड़की, अ गर्ल और ए बॉय? गर्भ में रहे बच्चे का लिंग कैसे तय होगा, इसे समझिए। आप जानते हो कि शरीर की प्रत्येक सेल यानी कि कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से एक पेयर यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। स्त्री के हर एक कोशिका में XX सेक्स क्रोमोसोम्स और पुरुष के हर एक कोशिका में XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी कि फीमेल एग और मेल एग शरीर में ऐसे सेल से जिसमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे कि हर स्त्री बीज में X सेक्स क्रोमोसोम और पुरुष बीज में आधे में X और आधे में Y सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। गर्भधान यानी कि कंसेप्शन के समय यदि स्त्री बीज X सेक्स क्रोमोसोम के पुरुष बीज के साथ फर्टिलाइज होगा तो XX होगा यानी कि लड़की पैदा होगी। यदि स्त्री बीज के साथ Y वाले पुरुष बीज का फर्टिलाइजेशन होगा तो XY बनेगा यानी लड़का पैदा होगा। तो बच्चे का लिंग तो पुरुष बीज तय करता है। कई बार जब लड़के की इच्छा हो और लड़की पैदा होती है तो घर वाले माता को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली बच्चे की लिंग कोई भी तय नहीं कर सकता क्योंकि स्त्री बीज के साथ कौन से पुरुष बीज का फर्टिलाइजेशन होगा ये एक कुदरती प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण ये है कि ये आपका बच्चा है। तो ये किशोरावस्था में साइकोसेक्सुअल चेंजेस के बारे में पूरी जानकारी थी। अब हम और ज्यादा ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिससे आपकी उम्र में जरूरत होती है। हम थोड़ी सी बात अबॉर्शन यानी कि गर्भपात, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में करेंगे तथा सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न और सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन शोषण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अंत में कुछ बात आहार और पोषण, व्यायाम और फिटनेस और आपकी उम्र में जरूरी टीका यानी कि वैक्सीन की करेंगे। अबॉर्शन यानी गर्भपात। प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह तक गर्भपात के लिए टैबलेट्स उपलब्ध है। उससे दर्द और ब्लीडिंग हो सकते हैं और उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन से ही लेनी होती है। 6 सप्ताह से 12 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत होती है। यह प्रोसीजर
सुसज्ज अस्पताल में बेहोश करके और अस्पताल में कुछ घंटे तक रख के करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मेडिकल उपकरण गर्भाशय में डाले जाते हैं तथा मैटर को सक्शन की मदद से निकाला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरत हो तो गर्भपात करा सकते हैं, लेकिन शादी के बाद प्लान प्रेगनेंसी ही रखनी चाहिए, जिससे गर्भपात से बचा जा सकता है। अब हम गर्भनिरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने की तकनीक को गर्भनिरोधक कहते हैं। कुछ पद्धति स्त्रियों के लिए तथा कुछ पुरुषों के लिए उपलब्ध है। यूजुअली महिलाएं पहले बच्चे के जन्म से पहले नियमित गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करती है। इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियां उपलब्ध है, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से नियमित तौर पर उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लान किए बगैर के सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी से बचने के लिए कर सकते हैं। कॉपर्टी एक टी आकार का उपकरण है जो बच्चे के जन्म के बाद 2 बच्चों के बीच उम्र में अंतर के लिए गर्भाशय में रखा जाता है। कुछ महिलाएं हार्मोनल इंजेक्शंस, हार्मोनल पैचेस, इम्प्लांट तथा फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल करती है। पुरुष कॉन्डोम के रूप में गर्भनिरोधक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो अब हम सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन शोषण से कैसे बचे इसकी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरा दृढ़ मानना है कि हर एक लड़की की किशोरावस्था सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न और सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन शोषण से मुक्त होनी चाहिए। सर्वे बताता है कि प्रत्येक 3 में से 1 लड़की एक या अन्य कारणों से 18 वर्ष की आयु से पहले सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती है। यह काफी ज्यादा संख्या है ना? सेक्सुअल अब्यूज समाज के हर एक आर्थिक स्तर पर और वर्ल्ड में हर एक जगह पर बनती हुई घटना है। किशोरावस्था जिंदगी का ऐसा संवेदनशील जीवन काल है जब सेक्सुअल अब्यूज की संभावना काफी ज्यादा होती है। इस तरह तो आप या आपके आसपास कोई भी लड़की का यौन शोषण हो सकता है। उसको रोकने के लिए जरूरी है सजगता यानी कि अवेयरनेस और जरूरी जानकारी। आपको सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या है और उससे कैसे बच सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन उत्पीड़न का मतलब क्या है? परिभाषा के हिसाब से लड़की की मंजूरी बगैर उसकी ओर कोई भी तरह का सेक्सुअल बिहेवियर सेक्सुअल अब्यूज कहा जाता है। जैसे कि लड़की के शरीर को छूना, किसी लड़की को दूसरे व्यक्ति को छूने के लिए कहना, किसी लड़की को सेक्सुअल नजरिए से देखना, आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स लेना और सबसे तकलीफ देने वाला है बलात्कार यानी कि रेप। तो हम देखें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखिए, हर एक व्यक्ति को अब्यूज फ्री लाइफ यानी कि उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। बिना सहमति का सेक्सुअल बिहेवियर कानून के खिलाफ है। आपको बिना आपकी मंजूरी के छूने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आपके साथ ड्रेस पहनते या बातचीत करते हैं, इससे किसी को अनुमति यानी कि परमिशन नहीं मिल जाती है। दूसरा स्टेप है अनुचित या असुरक्षित व्यवहार को पहचाने। यह ध्यान में रखें कि कोई भी जान पहचान वाला या अनजान व्यक्ति उत्पीड़क यानी कि अब्यूजर हो सकता है। इसीलिए किसी को भी अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी कि निजी अंगों को छूने की अनुमति नहीं दे। आप अपने आप तय करें कि आप किसी भी व्यक्ति को कितने निकट आने की मंजूरी देंगे। सर्वे यह बताता है कि ज्यादातर कोई रिश्तेदार,
फैमिली फ्रेंड या तो ऐसी व्यक्ति जिसे आप जानते हो वही उत्पीड़न यानी कि अब्यूज करते हैं। कई बार लड़कियां सोचती है कि उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए तथा असुविधाजनक वर्तन होने के बावजूद भी इसे जारी रखना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। आपका शरीर आपका अपना है और उसको आप ही संभाल सकते हो। अपने शरीर का आप प्रभारी बने तथा उसके लिए आवाज उठाए। सेक्सुअल अब्यूज इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी होता है। आप उस उम्र में हो जहां पर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हो जिनसे आपको मदद की जरूरत होती है। अब्यूजर अपनी वास्तविक भावनाएं छिपा के आपको यह कह सकता है कि वह आपको प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है तथा आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। हालांकि उसकी चाहत कुछ अलग ही हो सकती है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब कोई व्यक्ति असुरक्षित व्यवहार दिखा रहा हो तो उसका शक्तिशाली रूप से सामना करें। असर्टिवनेस महत्वपूर्ण है। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे असर्टिव रूप से कहें कि आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है और जैसा आप चाहते हैं ऐसा उसे करने को कहे। उदाहरण के तौर पर, आपका छूना मुझे पसंद नहीं है, अपने हाथ मेरे कंधे से हटाए और कमरे से निकल जाए। फिर मम्मी से या रिलायबल पर्सन से बात करके मदद ले। जब बलपूर्वक सामना नहीं कर सके तब जोर से बोलने के साथ साथ दौड़ना सबसे प्रभावी टेक्निक हो सकती है। ना कहना पूरी तरह से सही है जब किसी का छूना आपको असुविधाजनक या डरावना लगे। यदि आपका बॉयफ्रेंड, फियोंसे या पति आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स करे तो विनम्रता और दृढ़ता से ना कह सकते हैं। आप वो एक्शन से इनकार कर रहे हैं, संबंध से नहीं। और एक अच्छा संबंध वह है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के निजी अधिकारों और सीमाओं का सम्मान करें। हमेशा ध्यान रखें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, एकांत स्थलों पर अकेले जाने से बचें, किसी भी अज्ञात व्यक्ति से लिफ्ट न लें। अन्य लोगों के एक्शन आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए स्थल, समय और लोगों को ध्यान में रखकर अपना ड्रेस पहने। आज की दुनिया में सेक्सुअल अब्यूज के रोकथाम में टेक्नोलॉजी काफी मदद कर सकती है। ऐसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस उपलब्ध है जिससे लोगों को आपातकालीन संदेश और कॉल भेज सकते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं उन्हें आपके स्थल की जानकारी भी भेज सकते हैं। कई शहरों में महिला चालित रिक्शा और विमेन फ्रेंडली ट्रैवल ऑप्शंस मौजूद है, तो आप उसका उपयोग करें। गर्ल्स, मुझे विश्वास है कि जो जानकारी मैंने आपसे बांटी है वह आपको सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन शोषण से बचने की शक्ति देगा। पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान क्या हमने आदर्श सेक्स या सेक्सुअलिटी के बारे में बातचीत की? नहीं, लेकिन हाँ, हमने सुरक्षित तथा सकारात्मक सेक्सुअल अभिव्यक्ति के बारे में बातें की तथा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअलिटी की अभिव्यक्ति के बारे में बातें की। अपनी सेक्सुअलिटी को जिम्मेवारी के साथ एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करो जिससे वो आपको या किसी और को नुकसान न हो। सेक्स के समय कभी भी ना कहने का आपके पास विकल्प है और आप जो निर्णय लेते हो उसमें भी दृढ़ रहने का विकल्प है। अब मैं आपके साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी 3 अहम विषयों आहार तथा पोषण, व्यायाम और फिटनेस तथा वैक्सीन पर जरूरी बातें करना चाहूंगी। आहार तथा पोषण। किशोरावस्था वह समय है जब शरीर का अधिकतम अंग विकास होता है और अधिकतम शारीरिक विकास के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज की जरूरत होती है। वह आहार जिसमें ये सभी घटक उचित मात्रा में मौजूद हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आपके शरीर को इस आहार की जरूरत है। ऐसे ही समय में आपका सबसे पसंद का खाना कौन सा है? फास्ट फूड, सही है ना? फास्ट फूड मतलब बाहर का पिज्जा, बर्गर, भेलपुरी, सेवपुरी वगैरह वगैरह।
फास्ट फूड के साथ समस्या यह है कि यह संतुलित आहार नहीं है जिसकी शरीर को जरूरत होती है तथा यह ज्यादातर समय हाइजीनिक भी नहीं होता है। इसलिए बार बार फास्ट फूड नहीं लें। भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से पोषण नहीं मिलता है तथा यह फैट के रूप में जमा होता है। तो भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से बचें, लेकिन फ्रूट जूस, सूप और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आपके उम्र में लड़कियां अपने फिगर को लेकर काफी चिंतित होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने फिगर को बनाए रखने के लिए यदि आपने उचित मात्रा में भोजन नहीं लिया या भोजन नहीं किया तो यह आपके शरीर के लिए अपमान होगा और यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। आपको इस उम्र में स्वस्थ और फिट शरीर पतले होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या खाना चाहिए? संतुलित आहार यानी कि घर के बने हुए सभी खाने जो आप नियमित खाते हैं वह संतुलित आहार है। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा पल्सेस लोह के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। अच्छी मात्रा में दूध, दही, पनीर और छाछ लें। आपको इसमें से अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आपकी उम्र में आपको ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब आप खाने में कैल्शियम लेते हो तब यह पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब होकर रक्त के साथ मिल जाता है और जब आप व्यायाम करते हैं तब ये कैल्शियम हड्डी में जमा हो जाता है। इस तरह हड्डी मजबूत होती है। किशोरावस्था के दौरान आप जो पाते हो वो प्रजनन अवधि तक बना रहता है। मेनोपॉज यानी कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बाद मतलब 49-50 ईयर्स के बाद जैसे ही कुछ हार्मोन का स्तर गिरने लगता है तब हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। यदि आप इस उम्र में अपनी हड्डियां मजबूत बनाओगे तब कमज़ोर होने की स्थिति यानी कि ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस धीरे रहेगी। संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। आपको प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने की जरूरत है। इसके लाभ है, इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है, इससे हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनती है, वेट को नियंत्रण में रखता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, यह तनाव और चिंता घटाता है तथा व्यायाम से कई बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, डांसिंग, कूदना तथा आउटडोर खेल खेलना। गर्ल्स, यदि आपने इस उम्र में 2 आदतें डेवलप कर ली जैसे स्वच्छ भोजन लेना तथा नियमित व्यायाम करना, तब आपको भविष्य में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंतिम जरूरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वह है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। टीका का मतलब क्या है? टीका मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। आपने अपने बचपन में टीके लिए होंगे जैसे कि बीसीजी, पोलियो और मिजल्स। इन सभी नियमित टीकों के अलावा किशोरियों को महत्वपूर्ण टीके लगाने चाहिए। यह है एचपीवी वैक्सीन तथा रूबेला वैक्सीन। एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यह विषाणु यानी कि वायरस का नाम है जो गर्भाशय के मुख यानी कि सर्विक्स के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। एचपीवी वैक्सीन सर्विक्स के कैंसर को होने से रोकता है। यह 3 डोज में लिया जाता है। इसके अधिकतम लाभ के लिए इसे सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू करने से पहले लेना चाहिए। रूबेला वैक्सीन। रूबेला एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण साधारण बुखार, सीन इन्फेक्शन तथा जोड़ों का दर्द होता है। ज्यादातर लोगों में रूबेला का लक्षण माइल्ड फॉर्म में होता है तथा इसे आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। लेकिन यदि यह गर्भधारण होने के पहले 3 महीने में होता है तो यह विकसित हो रहे शिशु को प्रभावित कर सकता है। इससे
अनबॉर्न बेबी में कई सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रभाव से बचने के लिए किशोरियों को रूबेला वैक्सीन लेनी चाहिए। रूबेला वैक्सीन के सिर्फ 1 डोज की जरूरत होती है। मैं इस प्रेजेंटेशन को देखने और समझने के लिए आप सबका आभार मानती हूँ। अब गर्ल्स, आप सभी हमारे इस कार्य में पार्टनर हैं। आपको जो जानकारी मिली है उससे दूसरी किशोरियों की जिसे इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। शेयर हैप्पीनेस। गुड बाय।